तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। और आज हमको बड़ी तसल्ली हुई है कि हमने कल आप लोगों से निवेदन किया था कि आप एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद में जितने प्रश्न आपको याद रहें आप अपने प्रश्नों को भेज दिया कीजिए। तो आज 4-5 लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं और काफ़ी जल्दी प्रश्न और काफ़ी अच्छे ढेर सारे प्रश्न भेज दिए थे। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं और आपको ये भी बताएंगे कि किस किस ने आज हमारे पास प्रश्न भेजे हैं और कितने कितने उनके नंबर आए हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे जितनी भी एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सके। ठीक है, आज की जो टॉपर है वो नम्रता जैन दीदी हैं। इनके 176 नंबर आए हैं और इन्होंने भी 199 वाले कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे थे। आइए देख लेते हैं किस किस के कितने नंबर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो ये 179 वाली दीदी पहले वाली जो आपको बताया था, इनके 179 नंबर आए थे। ठीक है ना, मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम था कल 16 मार्च को। इन्होंने भी देखिए सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। इसके बाद में साक्षी जैन जी, माफ़ कीजिएगा, साक्षी जैन जी के 176 नंबर आए हैं। ठीक है, और इन्होंने सारे नोट्स ले रखे थे। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भी भेजे हैं। नेशनल सोलर मिशन क्या है सर, मेनिंजाइटिस से भी एक क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने भेजे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात करते देखो 157 नंबर अजय सोलंकी जी के आए हैं। देखिए इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रश्न भेजे। आप सुपरवाइजर हैं, स्टाफ सीमित है तो आपको टीकाकरण करना है। और इन्होंने ये देखिए पूरे नोट्स ले रखे हैं, सुपर सिलेक्शन नोट्स इन्होंने ले रखे हैं। ठीक है सर, मैंने 5 या 6 दिन ही आपके वीडियो देखे थे और तैयारी किया था, समय का अभाव पड़ गया था। तो जो लोग कल कमेंट कर रहे थे ना सर कि 4-5 दिनों में नंबर नहीं आते हैं, भैया आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये अपने हाथ से नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो प्रश्न भेजे हैं वो खुद ही भेजे होंगे ना। इन्होंने 5 से 6 दिन की तैयारी में नोट्स लेकर के 157 नंबर लेकर के आए हैं अजय सोलंकी जी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन बीमारी वगैरह के नाम इन्होंने बताए थे, कौन कौन सी बीमारी आई थी। मुझे 147 नंबर आए हैं। हमने सिर्फ 4 दिन पहले ही आपसे पीडीएफ लिए थे और इतने नंबर आए हैं। ठीक है, और इन्होंने बीमारियों के नाम भेजे थे, जैसे क्वाशियोरकर से कौन सी किसकी कमी से क्वाशियोरकर हो जाता है, ये बहुत सारे प्रश्न इन्होंने भेजे थे। ठीक है, तो ये 147 नंबर ठीक ठाक है, क्योंकि अब जो एग्जाम हो रहा है वो इतना आसान एग्जाम नहीं आ रहा है कि आप जो है 180 या 185 नंबर लेकर के आएँ। अब इतने नंबर लाना कठिन है। ठीक है ना, लेकिन 147 145 अब ठीक ठाक नंबर माने जा सकते हैं। यहाँ रोशनी जी हैं, देखो सर मेरा नाम रोशनी जैन है और मेरे 150 नंबर आए हैं। मैंने आपके 199 वाले नोट्स और यूट्यूब पर वीडियो से तैयारी की थी। बाकी इन्होंने प्रश्न भेजा विटामिन ए से था, 1 साल के बच्चे को कितनी खुराक देते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, डिप्थीरिया के बैक्टीरिया से पूछा था, मैथ में परसेंटेज। तो ये इन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं, उसको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इनके 182 नंबर सानिया खान के आए थे, जो शुरू में हमने आपको बताया था। इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स 199 वाले ले रखे थे। तो आप लोग भी चाहते हैं कि आपके भी इतने अच्छे नंबर आएँ और आपने तैयारी नहीं की है या फिर तैयारी की है लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप अभी भी 199 वाले सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, 2 दिन 3 दिन जितने दिन में आप इन नोट्स को समाप्त कर सकें पढ़ करके अच्छे से, उतने दिन में समाप्त कर लीजिए। आपके भी इन लोगों की तरह अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो लोग हेटर्स होते हैं वो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं, उनकी कमेंट्स पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, वो सब लोग किसी के द्वारा भेजे गए रहते हैं कि शुक्ला सर की वीडियो इतनी कैसे चल रही है, शुक्ला सर को लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। तो कुछ लोग आते हैं कमेंट करके चले जाते हैं उल्टे सीधे, उनके कमेंट्स पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब अगर आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स चाहिए तो आप इस QR कोड पर, ये QR स्कैनर आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। नहीं तो एक बार व्हाट्सएप पर डीपी चेक कर लेना। डीपी पर हम टाइम लिखे रहते हैं कि अब ये नोट्स कितने बजे सेंड किए जाएंगे, इससे पहले कितने बजे किए गए थे। ठीक है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास में नोट्स पहुंच जाएंगे। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक एक व्यक्ति को हम नोट्स भेजते हैं, तभी तो ये लोग नंबर इतने अच्छे लेकर के आए हैं। ठीक है ना, सबके पास नोट्स गए होंगे ना, आपको दिखाई भी दे रहे हैं, देख लीजिए, प्रूफ भी आपके सामने, नोट्स की फोटो भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने अपने नोट्स मंगा लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज आया था जो अभी एक दीदी ने भेजा था, 1 साल के बच्चे को विटामिन ए का कितना डोज दिया जाता है। तो 1 साल के बच्चे को 1 ml विटामिन ए का डोज दिया जाता है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि डिटेल से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए देखिए, तो 1 साल के बच्चे को विटामिन ए की 1 मिलीलीटर यानी 1 लाख IU, ठीक है, यूनिट होती है, यानी कि 1 ml दवाई दी जाती है, जो कि 9 महीने की उम्र में खसरे के टीके के साथ में दी जाती है। इसके बाद में 16 से 18 महीने के बीच में 2 ml यानी कि 2 लाख IU जो है दी जाती है। तो ध्यान रखना, 1 साल के बच्चे को
एक खुराक दी जाती है जिसमें 1 ml दिया जाता है। उसके बाद में 16 से 18 महीने के बच्चे को 2 ml की खुराक दी जाती है। दोनों आपको याद रखना है। आज आपसे 1 साल पूछ लिया है, मे भी कल आपसे 2 साल भी पूछ सकते हैं, तो दोनों आपको याद रखना है। चलो अब विटामिन ए के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं तो आगे भी बनेंगे। देखिए, पहली खुराक 9 महीने की उम्र में खसरे के टीके के साथ में 1 ml दी जाती है। दूसरी 16 से 18 महीने की उम्र में दी जाती है। ठीक है, बाद की खुराकें, इसके बाद में जो खुराक दी जाती है 2 साल से 5 साल तक हर 6 महीने में 2 ml यानी कि 2 लाख जो है यहाँ पर खुराक दी जाती रहती है, हर 6 महीने पर देते रहते हैं। ठीक है, 9 महीने से लेकर के 5 साल तक कुल 9 बार ये खुराक दी जाती है। विटामिन ए की खुराक लेने के लिए बाल स्वास्थ्य पोषण माह अभियान में चलाए जाते हैं, जो जून और दिसंबर में होते हैं। तो ध्यान रखना, स्वास्थ्य पोषण अभियान कब कब चलाए जाते हैं? जून और दिसंबर में, और इसी के बीच में विटामिन ए की खुराक बच्चों को दी जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें विटामिन ए के बारे में दी गई हैं। विटामिन ए के ऊपर हम ऑलरेडी एक जो है आर्टिकल्स डाल चुके हैं। हमारा फेसबुक पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से, और सिल्वर प्ले बटन वाला वहाँ पर प्रोफाइल लगा है। 1.7 के सब्सक्राइबर हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आज सुबह भी हमने डिप्थीरिया का एक आर्टिकल डाला था। ठीक है, कल हमने डायरिया का आर्टिकल डाला था, तो सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ लेने हैं जाकर के वहाँ पर। चलो, मेनिंजाइटिस रोग कैसे होता है ये आज पूछा गया था। इनको मिलाकर के मेनिंजाइटिस से प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए मेनिंजाइटिस के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें। देखिए, तो मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और गैर संक्रमण वाले विकारों या दवाओं के कारण हो सकता है, या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन की वजह से होता है। इसे हम मेनिंजेस भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, मेनिंजाइटिस को ही मेनिंजेस कहा जाता है। अब इसके कारण क्या होते हैं देख लीजिए। बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाला जो बैक्टीरिया होता है, इसके अलावा नाइसीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया होता है, लिस्टीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया होता है, और एस्केरिया कोलाई बैक्टीरिया होता है। ये सारे वायरस के नाम हैं जिसकी वजह से ये जो है आपका मेनिंजाइटिस वाली बीमारी हो सकती है। और ये बहुत सारी दवाई हैं, अगर आप गैर जो फंगाई वाली दवाइयाँ होती हैं उनको ले लेते हैं तो मेनिंजाइटिस हो जाता है। मेनिंजाइटिस के लक्षण आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो, लक्षण में क्या होगा? बुखार होगा, सिर दर्द होगा, गर्दन में अकड़न होगी, तेज रोशनी से परेशानी होगी, मतली आएगी, उल्टी, दस्त, लाल और बैंगनी रंग के गहरे रंग में बिंदुनुमा, ये सारी समस्या जो है मेनिंजाइटिस के अंदर होती है। देखो, एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी हम इसीलिए देते हैं क्योंकि यहाँ से क्या है, अब इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा सही है, चारों सही हैं, कोई सही नहीं है। तो इन प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास में डिटेल में जानकारी होगी। और सक्सेस जंक्शन इसीलिए फेमस है कि वो एक एक प्रश्न की आपको डिटेल में जानकारी देता है। इसीलिए हमारे जितने भी छात्र हैं वो सब के सब 150 प्लस नंबर लेकर के आ रहे हैं। और अब जो लेवल आ रहा है पेपर का, अगर आप 145 150 नंबर लेकर के आते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, क्योंकि अब वो लेवल नहीं आ रहा जो शुरू में आ रहा था। लोग 180 182 नंबर लेकर के आ रहे थे। हमारे स्टूडेंट सानिया खान जी हैं, और जो है एक और दीदी थी, उनके भी 180 आए थे, 182, ऐसे बहुत सारे लोगों के नंबर आए हैं। तो यह जो हमने नोट्स तैयार किए हैं 199 वाले, वो हर लेवल के नोट्स तैयार किए हैं। यानी अगर कठिन पेपर आएगा तब भी आपको फायदा मिलेगा, आसान आएगा तब भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखो अगला प्रश्न क्या है। डिप्थीरिया रोग में कौन सा जीवाणु सक्रिय होता है? अभी तक डिप्थीरिया का टीका पूछ रहे थे, कल की दोनों शिफ्टों में हमने जो एग्जाम एनालिसिस कराया था। आज आपसे पूछा है कि कौन सा जीवाणु है जो डिप्थीरिया रोग में सक्रिय हो जाता है। डिप्थीरिया का जीवाणु पूछा है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो डिप्थीरिया एक तीव्र रोग, जीवाणु रोग है जो आमतौर पर टॉन्सिल, ग्रसनी, स्वर यंत्र और कभी कभी त्वचा को भी प्रभावित करता है। कल ही आपको बताया था डिप्थीरिया में क्या होता है। गले, मान लीजिए ये कोई बालक है तो बालक के गले में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बालक हो या फिर जो एडल्ट लोग होते हैं, उन सब के गले में दिक्कत होती है। अगर गले में दिक्कत हो रही है तो डिप्थीरिया का कारण बनता है। डिप्थीरिया को ही हम गलघोटू बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, देखो यह रोग आमतौर पर विष पैदा करने वाले जीवाणु कोरिनेबैक्टीरियम, नाम याद रखना, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, इसीलिए हम इसे डिप्थीरिया रोग कहते हैं। ये जीवाणु का नाम आज पूछा गया था। आगे बढ़िए अगला प्रश्न। और आप लोगों से भी निवेदन है भैया, आप लोग भी ध्यान रखिए आपका एग्जाम छूटे, जितने भी प्रश्न आपको याद हो तुरंत जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिया है, उसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देने हैं। एक एक क्वेश्चन याद आता जा रहा है, एक एक क्वेश्चन लिखते जाइए, लेकिन क्वेश्चन जरूर भेजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। और आज का जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है जो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये प्रश्न आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आज का टॉप प्रश्न है। बताइए कौन कौन कमेंट करके बताएगा कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप गूगल पर सर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्च कीजिए, लेकिन लिखिए जरूर
टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया? तो टीबी से रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? बीसीजी। बीसीजी का टीका टीबी से रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अब ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। देखो, टीबी जिसे हम क्षय रोग कहते हैं के लिए बैसिलस कैलमेट गुएरिन, जिसे हम बीसीजी कहते हैं, नामक टीका लगाया जाता है, जो बच्चों को टीबी से बचाने में मदद करता है। अब टीबी के लिए जो टीका बीसीजी है, इसका उद्देश्य क्या है ये देख लो। तो बीसीजी का टीका बच्चों को टीबी के गंभीर रूपों से बचाने में मदद करता है। टीके के प्रकार देखो, तो बीसीजी का टीका एक जीवित कमजोर बैक्टीरिया का टीका होता है। आगे बढ़िए, अगला देखिए। अब ये एमआर वाला जो प्रश्न है आपका, इसको आपको खुद बताना है कि एमआर का टीके की जो दूसरी डोज है वो शरीर में कहाँ पर लगाई जाती है। ये दो प्रश्न बने थे, एक तो बना था कि शरीर में कहाँ लगाई जाती है, और एक प्रश्न बना था कि कब कब ये लगाई जाती है। तो शरीर में कहाँ पर लगाते हैं ये तो आपको पता है ऑलरेडी, हमने जो टीकाकरण वाली टॉप 100 की पीडीएफ है उसमें बता रखा है, ठीक है। ये टॉप 100 की पीडीएफ आपको 199 वाली पीडीएफ में ही साथ में मिलने वाली है। सुपर सिलेक्शन नोट्स में सारे जो मेन टॉपिक है उन सबके टॉप 100 प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। हम ये बता देते हैं कि ये टीके की खुराक कब कब लगाई जाती है। तो ये दूसरी खुराक है वो 16 से 24 महीने पर लगाई जाती है। चलिए देख लेते हैं। खसरा और रुबेला जिसे हम एमआर कहते हैं, इसकी MR1 जो वैक्सीन है वो 2 खुराकों में लगाई जाती है। पहली खुराक तो शुरुआत में ही लगा दी जाती है, दूसरी खुराक जो है वो 16 से 24 महीने के बीच में लगाई जाती है। MR रुबेला की जो दूसरी खुराक है, जो आज आपसे पूछा था कि दूसरी खुराक कब लगाते हैं, तो 16 से 24 महीने के बीच में दूसरी खुराक लगाते हैं, और यह खुराक बच्चे को इंजेक्शन के जरिए लगाई जाती है। यह वैक्सीन खसरा और रुबेला दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो आज आपसे पूछा गया था कि खसरा यानी MR की जो दूसरी डोज है वो दूसरी डोज कब लगाई जाती है, तो आपको बता दिया 16 से 24 महीने पर लगाई जाती है। और ये भी पूछा था कि उसका रूट क्या है, तो रूट क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया था, थर्ड डिग्री बर्न क्या है, यहां से एक प्रश्न आया था। तो चलिए थर्ड डिग्री बर्न के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, तो थर्ड डिग्री बर्न जो है, जिसे फुल थिकनेस बर्न भी कहा जाता है, ये मतलब जैसे कोई आग से जल जाता है, तो जो थर्ड डिग्री जलना होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो यही आपसे पूछा है। देखो, तो यहाँ से मे भी ये पूछा गया होगा कौन कौन सी परतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, या क्या कैसे क्या निशान पड़ जाते हैं, ये पूछा होगा। जो भी पूछा हो आज हम पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो, थर्ड डिग्री बर्न में सभी परतों एपिडर्मिस और डर्मिस को नष्ट कर देता है, और कभी कभी वसा और मांसपेशियों तक भी पहुंच जाता है। जो हमारी ऊपर की दोनों परतें होती हैं, मांसपेशी जो चमड़े की परतें होती हैं, उस चमड़ी की परतों को नष्ट कर देता है, और कभी कभी ये वसा और मांसपेशियों तक भी पहुंच जाता है। तो हम इसको थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। देखो, कुछ जानकारी दी गई है। त्वचा की क्षति की अगर हम बात करें, तो थर्ड डिग्री बर्न में त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस और अंदरूनी परत डर्मिस, ये दोनों पूरी तरह से नुकसान पहुंचा देता है, दोनों को पूरी तरह से यह नष्ट कर देता है। तो हम इसको थर्ड डिग्री बर्न में रखेंगे। इसके बाद में संवेदना की बात करते हैं, तो थर्ड डिग्री बर्न के बाद त्वचा में संवेदना कम या बिल्कुल नहीं रह जाती। यानी अगर थर्ड डिग्री व्यक्ति कोई जल गया है तो उसकी त्वचा नष्ट ही समझिए, उसको कुछ महसूस नहीं होगा कि उसको क्या हो रहा है। उसके त्वचा पर कुछ चल भी रहा होगा तो भी उसको महसूस नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी नसें जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अगला देखिए कि जो सजावट होती है, यानी कि जो हमारी चमड़ी की रंगत होती है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो थर्ड डिग्री बर्न वाली जगह सफ़ेद चमड़े जैसी या फिर भूरे रंग की दिखाई दे सकती है। यहीं से आपका कोई भी प्रश्न पूछा गया होगा, और आगे भी यहीं से प्रश्न बनेगा। चाहे तो आपको चमड़े का रंग पूछेंगे, या कौन सी परत नुकसान पहुंचाती है, या कैसे कैसे क्या होता है, वो सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो थर्ड डिग्री बर्न के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है। भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वहीं अगर उपचार की बात करें, तो थर्ड डिग्री बर्न के लिए अक्सर त्वचा का प्रत्यारोपण यानी कि स्किन ग्राफ्टिंग की आवश्यकता होती है। जो त्वचा जल गई है उसको चेंज करना पड़ता है, पूरी की पूरी त्वचा को चेंज करते हैं, यानी जिसे हम स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये रहा आपका पोषण एवं स्वास्थ्य जो हमें प्रश्न मिले थे। आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान की ओर। आज आपकी योजना पूछी गई है, मुख्यमंत्री बाल मित्र योजना का उद्देश्य क्या है। तो चलिए देख लेते हैं बाल मित्र योजना का क्या उद्देश्य है। 2 से 3 योजना आपकी पूछी गई। देखिए, तो मुख्यमंत्री बाल मित्र योजना का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और अनुकूलित वातावरण में शिक्षा और विकास के अवसर प्रदान करना है। साथ ही बाल अधिकारों की रक्षा करना भी मुख्यमंत्री बाल मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। यह योजना के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया गया, देख लीजिए। बच्चों को सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अपराध और शोषण से बचाना है, उन्हें सुरक्षित और अनुकूलित वातावरण प्रदान करना है। यह बाल मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय सोलर मिशन आपने देखा था, दीदी ने यह प्रश्न भेजा था कि सर राष्ट्रीय सोलर मिशन से प्रश्न आया था। तो चलिए राष्ट्रीय सोलर मिशन को हम कवर कर लेते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन या राष्ट्रीय सौर मिशन भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक पहल
मॉडल है। यह कब शुरू किया गया था? जनवरी 2010 में शुरू किए गए JNNSM को 2 बार संशोधित किया गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 में शुरू किया गया था। भारत को सौर ऊर्जा में अग्रणी देश बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखो, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे हम NRLM भी कहते हैं और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसे हम ULRM भी कहते हैं, ये दोनों मिशन गरीबों को आजीविका की सहायता देते हैं। ठीक है, आज आपसे ग्रामीण वाला पूछा था तो ग्रामीण वाला हम कवर कर ले रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देखो, तो यह मिशन ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के लिए चलाया गया है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित जो है योजना है। देखो, अब आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, वो पूछ रहे हैं कि किस योजना का क्या उद्देश्य है। तो ये उद्देश्यों को ही हम यहाँ पर कवर करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो यही 4 ऑप्शन इनमें से ही कोई दिया गया होगा आपको। देखो, आगे बढ़ लेते हैं। मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, इस मिशन के जरिए गरीबों को वित्तीय सेवाओं और आजीविका के लिए सहायता दी जाती है। इस मिशन के तहत गरीबों को औपचारिक क्रेडिट की सुविधा दी जाती है। इस मिशन के तहत गरीबों को अलाइनमेंट और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच मुहैया कराई जाती है और गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में भी संगठित किया जाता है। यह मुख्य उद्देश्य है जो है ग्रामीण आजीविका मिशन का। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अब देखो, यहाँ आपका जो है एक कंडीशन वाला प्रश्न पूछ लिया है। अब इसके ऑप्शन तो याद रहते नहीं हैं, लेकिन इसमें एक ट्रिक होती है। ये इसके जो ऑप्शन होते हैं कंडीशन वाले, उसमें 3 ऑप्शन नेगेटिव होंगे और एक ऑप्शन पॉजिटिव होगा। वही पॉजिटिव वाला ही आपका आंसर होता है। जैसे आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? यह प्रश्न आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन आपको देंगे, 3 आपको नेगेटिव देंगे। एक दिया रहेगा कि आप लड़ने लग जाएंगे, आप उनको धमकी देंगे या फिर आप घर से बाहर निकाल देंगे। तो ये तीनों नेगेटिव हो गए, तो ये तीनों अपने आप कट जाएंगे। चौथा रहेगा, आप उनको घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में समझाएंगे और उसके आधार पर कार्य करने के लिए कहेंगे। तो यही आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपके प्रश्न आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पूरे के पूरे प्रश्न आपके दिमाग की समझ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आपको 3 नेगेटिव दिया गया होगा, 1 पॉजिटिव दिया गया होगा, यानी 3 आपको गलत बातें बताई गई होंगी और 1 आपको अच्छी बात बताई गई होगी। तो अच्छी बात जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक कर देना भैया, भूल मत जाना। अगला देखिए, ईसाई लोगों में उत्तराधिकार के लिए कौन सा अधिनियम लागू होता है? आज आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1925 से प्रश्न आया था। देख लीजिए, तो ईसाई समुदाय में उत्तराधिकार के लिए पूछा गया था कि अगर मतलब कि एक विल होती है ना, विल जिसे हम विल कहते हैं, अगर विल बनी है, वसीयत बनी है तो, या वसीयत नहीं बनी है तो कौन से अधिनियम के आधार पर ईसाई लोग उत्तराधिकार अपना घोषित करेंगे? देखो, ईसाई समुदाय में उत्तराधिकार के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 लागू होता है। देखो, विस्तार से बात कर लें इसके बारे में। अधिनियम का क्या उद्देश्य है? केवल उद्देश्य देख लीजिए। यह अधिनियम ईसाई समुदाय के सदस्यों के लिए संपत्ति के उत्तराधिकार के नियमों को निर्धारित करता है, चाहे वे वसीयत के साथ हो या फिर वसीयत के बिना। ठीक है, तो अगर वसीयत लिखी गई है तब भी इसी के आधार पर उनको मिलेगी, और अगर वसीयत नहीं लिखी गई है तब भी जो उनका अधिकार है वो इसी 1925 के अधिकार के अनुसार ही मिलेगा। आगे बढ़िए, देखो, अब इसे पूछा है घरेलू हिंसा के लिए क्या सजा दी जाती है? घरेलू हिंसा एक्ट से ये प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं। 2 वर्ष की सजा दी जाती है इसमें। अब देखो, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो घरेलू बहिष्कार आदेश के अधीन किसी भी व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है या उन्हें वैकल्पिक सजा भी मिल सकती है, कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। न्यायालय घरेलू बहिष्कार आदेश को अधिकतम 4 सप्ताह तक बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर के 2 साल की सजा दी जाती है। अगर न्यायालय ने कोई घरेलू हिंसा एक्ट के आधार पर कोई सजा सुनाई है, अगर आप नहीं मानते हैं तो 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। चलो भैया, और घरेलू हिंसा से एक और प्रश्न आया था, वही आपका महिला सुपरवाइजर वाला, कि आप एक महिला सुपरवाइजर हैं, घरेलू हिंसा से बचाने के लिए उस महिला की कैसे मदद करेंगे? तो वही आपका ट्रिक काम करेगी। 3 ऑप्शन आपके नेगेटिव होंगे, 1 आपका पॉजिटिव होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र 8 और ब्रह्मास्त्र 9 ये दोनों आप लोग देख लेना। वहाँ पर यही कंडीशन वाले प्रश्न जो हमको एज इट इज भेजे गए थे हमने कराए हैं। दोनों की PDF आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव पर मिल जाएगी, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसमें भी आपको दोनों की PDF मिल जाएगी। दोनों आप ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भैया। इंस्टाग्राम पर भी आज हमने जो है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं इनके बारे में इंस्टाग्राम पर हमने डाल दिया रील बना करके, तो देख लेना, वहां पर रील में हमने सब कुछ समझाया है। ठीक है, सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से हमारा इंस्टाग्राम ID है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे वहां पर भी आपको मिल जाएगा, कुछ देर पहले ही पोस्ट डाली है, या आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे वहां पर भी आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो वो लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलो, MS वर्ल्ड में न्यू फाइल खोलने की शॉर्टकट की क्या
होती है, तो Ctrl+N से न्यू फाइल खोल सकते हैं। ये शॉर्टकट की भी रील बना करके हमने इंस्टाग्राम पर डाल दी है, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, सारी शॉर्टकट की आपको मिल जाएंगी। चलो, एक प्रश्न आया था व्हाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। देखो, इंटरनेट की भाषा में व्हाइट हैट शब्द एक नैतिक कंप्यूटर हैकर या फिर कंप्यूटर सुरक्षा विशेषज्ञ को संदर्भित करता है जो पैठ परीक्षण और अन्य परीक्षण विधियों में माहिर है। अब देखो, हम समझा देते हैं थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जो व्हाइट हैट हैकर्स होता है ना, वो एक ऐसा हैकर्स होता है जो कंपनियों के द्वारा हायर किया जाता है कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी है, हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी है, तो आप उसे हैक कीजिए। जब आप उसे हैक करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारे प्रोग्राम में क्या गड़बड़ी है। फिर आप उसको हैक कर लेंगे, हैक करके आप उसको सही करके देंगे। तो इस प्रकार के हैकर को हम व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं। देखो कैसा डायग्राम बन गया है, ठीक है ना। व्हाइट हैट, हैट सही बन गई, व्हाइट हैट हैकर्स, ठीक है ना। तो अब याद रखना आप, जो व्हाइट हैट हैकर्स होता है वो अच्छे कार्यों के लिए कंप्यूटर को हैक करता है। वहीं पर जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो गलत उद्देश्य से किसी भी कंप्यूटर को हैक करते हैं। आगे आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए। बाकी एमएस ऑफिस से प्रश्न आए थे एक दो प्रश्न आपके एमएस एक्सेल से आए थे, और इनकी सबकी हमने पीडीएफ दे रखी है। 199 के अंदर आपको ये सारी पीडीएफ मिलेंगी, कंप्यूटर की सारी पीडीएफ मिलेगी, मैथ की ट्रिक वाली पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक ज्ञान की ग्रंथियों वाली सारी टॉप 100 की पीडीएफ मिलेगी, पंचवर्षीय योजनाओं की टॉप 100 की पीडीएफ मिलेगी, प्रमुख योजनाओं की टॉप 100 की पीडीएफ मिलेगी। ये सब आपको इसी 199 के अंदर मिलने वाली है, तो तुरंत खरीद लीजिए जिनका भी आगे एग्जाम है। मैथ की बात करते हैं तो वही सिंप्लीफिकेशन से एक प्रश्न था, एक आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से था, रेशियो से एक प्रश्न था, और एक आपका प्रश्न आज हमको भेज भी दिया है दीदी ने। देखिए, ये प्रश्न था कि 20,000 की धनराशि पर 3 वर्ष में 21% साधारण ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। अब PRT/100 का सूत्र लगा दो। देखो, SI बराबर 20,000 है, ठीक है, 20,000 लो भैया, 7 गुणा 3 PRT/100 लो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, कितना बचा, 2,000 बचा ये, और 7 का गुणा करो, 7 या 21, 21 का गुणा 2,000 में करेंगे, कितना आएगा, 21 दूनी 42,000, तो 42,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका एज इट इज पूछा गया था। चलो, रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग का भी एक प्रश्न हमारे पास में आ गया है। देखो, दर्पण से एक प्रश्न था, रक्त संबंध से एक प्रश्न था, ठीक है। रक्त संबंध वाला प्रश्न है ना, हाँ ये दिया गया, देखो ये रक्त संबंध वाला प्रश्न भी आ गया है, और एक आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न भी आ गया। देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, यदि ए को हम 1 लिखते हैं, बी को 2 लिखते हैं, सी को 3 लिखते हैं, तो बताइए टाइगर को कैसे लिखेंगे। यह प्रश्न आपका पूछा गया था। तो हमने आपको कल भी बताया था कि आपको कोड याद कर लेने हैं, ABCD के कोड क्या होते हैं। जैसे T20 होता है, ठीक है, तो 20 हो गया। I को 9 लिखते हैं तो 9 लिख देंगे, G को क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं तो 7 लिख देंगे, E को 5 लिख देंगे, R को 18 लिख देंगे। तो इस तरह से हम जो है टाइगर को लिखेंगे, ये कोडिंग हो जाएगी टाइगर की, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में जहाँ पर दिया गया होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, एक प्रश्न, एक महिला एक पुरुष का संबंध में कहती है, एक महिला एक पुरुष का संबंध में कहा कि वह पुरुष मेरे बेटी की माँ का पिता है। क्या कह रहा है कि एक महिला है, ये महिला है, ठीक है, जो कह रही है कि ये जो पुरुष है ये इस महिला की तो कहाँ गया, पुरुष मेरी बेटी की, यानी इसकी जो बेटी है, एक इसकी बेटी है महिला की, मेरी बेटी की माँ का पिता है। तो अगर ये इसकी बेटी है, ये इसकी माँ है, इसका पिता ये रहा, ठीक है। तो इस पुरुष के बारे में बात की जा रही है यहाँ, नहीं, ठीक है, इस पुरुष के बारे में बात की जा रही है। तो अब यही पूछ रहे हैं कि ये जो बेटी है, ये पुरुष इस बेटी का क्या होगा। तो ये पुरुष जो है वो इस बेटी का क्या लगेगा, नाना लगेगा, और इस माता का क्या लगेगा, पिता लगेगा। तो अब जो आपके ऑप्शन दिया गया हो वही आंसर आपका हो जाएगा। फिर से समझ लो, एक महिला है, ये रही महिला, महिला को M लिख देते हैं, एक पुरुष की ओर इशारा करती है, मान लो ये रहा पुरुष, ठीक है, और कहती है कि यह जो पुरुष है वह मेरी बेटी यानी इसकी बेटी की माँ यानी ये खुद का पिता है, यानी ये रहा। तो यही आपका सही बन गया, ठीक है। अब देखो, अब ये महिला का अगर पुरुष से संबंध पूछे तो ये इस महिला का ये पिता हो जाएगा, अगर बेटी से संबंध पूछे तो ये जो पुरुष है वो इस बेटी का नाना हो जाएगा। अब जो ऑप्शन में दिया गया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, बालक शिक्षा और देखभाल, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि प्रश्न हमारे पास में काफ़ी सारे हैं। देखो, तो गर्भावस्था के दौरान RH फैक्टर की जांच कब की जाती है, यह प्रश्न पूछा गया है। RH फैक्टर के बारे में आपको इससे पहले भी ये प्रश्न आया था एग्जाम एनालिसिस 11 तारीख वाले में, शायद आपको हमने कराया था। सारे एग्जाम एनालिसिस देख लेना भैया, 10 से 12 नंबर तो आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो, तो पहली तिमाही में RH फैक्टर की जांच की जाती है। क्यों की जाती है, देख लीजिए। गर्भावस्था के दौरान RH फैक्टर की पहचान आमतौर पर पहली तिमाही में रक्त परीक्षण के माध्यम से की जाती है। फिर गर्भावस्था के 28वें सप्ताह में दोबारा इसकी जांच की जाती है। अब ऑप्शन में देखना क्या दिया गया था, पहली तिमाही दी गई थी या 28वां सप्ताह दिया गया था। देखो,
तो पहली तिमाही की अगर हम बात करें तो गर्भावस्था के शुरू में डॉक्टर आपके रक्त समूह एबीओ और आरएच फैक्टर की जांच करते हैं। अभी एबीओ वाला कल ही आपको बताया था हमने, है ना, आरएच फैक्टर वाला सेकेंड शिफ्ट में आया था तो हमने बताया था एबीओ जांच की जाती है, ठीक है। आरएच की जांच करते हैं पहली तिमाही में। दूसरा है 28वें सप्ताह में क्या करते हैं, तो गर्भावस्था के 28वें सप्ताह के आसपास डॉक्टर फिर से आरएच फैक्टर की जाँच करते हैं। आगे बढ़िए, अगला देखिए। अब देखो फिर से कंडीशन वाला आ गया। आप एक महिला सुपरवाइजर हैं, आपको टीकाकरण करना है लेकिन आपके पास में स्टाफ की कमी है, तो आप क्या करेंगे। अब ये 4 आपके ऑप्शन दिए होंगे, ये आपके दिमागी समझ पर प्रश्न पूछा गया, ठीक है। अब इसके बारे में ऑप्शन लोगों को याद नहीं रहते हैं क्योंकि कंडीशन वाले प्रश्न के ऑप्शन बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब वो 4 कंडीशन आपको दी गई होंगी कि आप टीकाकरण करने नहीं जाएंगे, ठीक है, टीकाकरण को टाल देंगे, टीकाकरण के बारे में ऑफिसर को सूचित नहीं करेंगे, या फिर कम लोगों में भी टीकाकरण करने का जो है सुनियोजित तरीके से प्रयास करेंगे। तो पॉजिटिव क्या रहेगा लास्ट वाला कि सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करेंगे कि आज यहाँ जाना, आज वहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, तुम दोनों वहाँ चले जाओ, हम दोनों यहाँ पर चले जाते हैं। एक प्लानिंग के तहत आप लोग टीकाकरण करेंगे तो यही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। चलो, गर्भावस्था के दौरान अधिक मोटापे से कौन सी बीमारी हो जाती है, ये पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान अधिक मोटापे से कई सारी बीमारी हो सकती हैं, जैसे कि गर्भवती को मधुमेह हो सकता है, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी हो सकता है, प्री क्लैम्सिया हो सकता है और समय से पहले जन्म का खतरा भी बढ़ सकता है। ये सारी समस्या हो सकती है। थायराइड इनमें मुख्य रूप होता है, थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, 6-7 बार तो आपको ये करा चुके हैं क्वाशियोरकर रोग, ठीक है ना, फिर से पूछ लिया है। देखो, तो क्वाशियोरकर रोग की कमी की बात करें तो यह रोग जिसे हम एडेमेटस कुपोषण भी कहा जाता है, आहार में प्रोटीन की कमी से, किसकी, प्रोटीन की कमी से यह रोग होता है। देखो क्वाशियोरकर है क्या, तो यह एक गंभीर कुपोषण है जो मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है जहाँ शरीर में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुँच पाती है। देखो मुख्य कारण क्या है, आहार में प्रोटीन की कमी से शरीर के ऊतकों को आवश्यक प्रोटीन नहीं मिल पाता है, जिससे कि इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा है, बच्चों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। कितनी बार आपको कराया है, बच्चों में अगर होगा तो हम इसे क्रेटिनिज्म कहेंगे या फिर वामनता कहेंगे। अब अगर वयस्कों में होता है यानी कि आम पुरुष जो 18+ होते हैं, अगर उनमें आयोडीन की कमी से कोई रोग होता है तो उस रोग को हम क्या कहेंगे। देखते हैं किस किस को पता है कि अगर आयोडीन की कमी हो जाती है वयस्कों में तो एक रोग हो जाता है जिसे हम गलगंड कहते हैं, जिसे ग्वाइटर कहते हैं। इसका एक और नाम है जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बहुत ही फेमस नाम है, ठीक है ना। चलो भैया, प्रबंधकीय कौशल मैनेजियल स्किल की बात कर लेते हैं। पैराग्राफ से 12 प्रश्न सीधे सीधे आ रहे हैं और आज वीडियो नहीं बना पाए, कोशिश तो हमने की थी, लेकिन आज शाम या फिर कल सुबह आपको पैराग्राफ वाली 2 वीडियो मिल जाएंगी। फिर पूछा था 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको पता है 12 से 17 तक चली थी, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो आइए देख लेते हैं। देखो इसमें क्या उद्देश्य रखा गया था शिक्षा को लेकर के, स्कूल वर्षों की औसत संख्या बढ़कर के 7 हो जाएगी। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए उच्च शिक्षा में 20 लाख सीटें उपलब्ध करवाई जाएंगी जो कि करवाई नहीं जा पाई हैं, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये विफलता मानी जाएगी। आगे बढ़िए, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर स्कूल नामांकन में विसंगतियों को समाप्त करना था। ये सारी जो है यहाँ पर टारगेट रखे गए थे 12वीं पंचवर्षीय योजना के शिक्षा के अंतर्गत। बाकी पंचवर्षीय योजना की अलग से पीडीएफ दे रखी है 199 वालों को, आप लोग देख लेना, अच्छे से पढ़ करके जाना, टॉप 100 की पीडीएफ दे रखी है। चलो बाकी ये वही प्रश्न है जो आपको ऑलरेडी हम करा चुके हैं। एक अच्छे नेता के क्या गुण होते हैं, गुणों के बारे में आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि वाक्पटुता होनी चाहिए, दूसरों का सुख दुख समझना चाहिए, हाँ, और दूसरों को एक तरह से कह सकते हैं प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, दूरदृष्टि वाला होना चाहिए। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। संचार में माध्यम किसे कहते हैं, तो माध्यम बता रखा है आपको, ये आप हैं, ठीक है, ये आपके वो हैं। अब आप किसके माध्यम से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो ये जो व्हाट्सएप होगा यही आपका चैनल या फिर माध्यम कहलाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपका आ गया था। आगे देखिए, एक प्रश्न ये आया था, नया प्रश्न मिला है, अगर आप किसी ऐप को आधिकारिक एंड्रॉयड से डाउनलोड नहीं करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे। यानी कोई ऐसा ऐप जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य अनाधिकृत वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइए देख लेते हैं। तो आप अगर किसी ऐप को आधिकारिक एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते हैं, ध्यान रखना आधिकारिक एंड्रॉयड प्ले स्टोर कौन सा है, तो गूगल प्ले स्टोर है, ठीक है। तो उसे साइक्लोडेड ऐप के नाम से जाना जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा, साइक्लोडेड ऐप, ठीक है, या फिर अनऑफिशियल ऐप कहा जाता है। देखो साइक्लोडेड ऐप में सुरक्षा के जोखिम हो सकते हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि वे ऐप कहाँ से आ रहे हैं या फिर वे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके थे। एक बात और ध्यान रखना, अब ऐप की बात आ गई तो आपको बता दें, देखो हम जब आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ भेजते हैं, आप पीडीएफ को ओपन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उस पर लिख करके आ जाता है कि यह जो पीडीएफ फाइल है वो आप लोग इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। पीडीएफ फाइल भेजने वाले को रेड कलर से लिख करके आ जाता है। तो वो क्या होता है, व्हाट्सएप की पॉलिसी है कि अगर आप किसी नए नंबर से अगर आप कोई पीडीएफ प्राप्त करते हैं और आप उसे
ओपन करते हैं तो वो एक बार आपसे परमिशन मांगता है और वहाँ पर रेड कलर से ओपन लिखा रहता है, ठीक है। तो इसी ओपन पर आपको क्लिक कर देना है। आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ खुल करके आ जाएगी। वो केवल व्हाट्सएप परमिशन आपसे मांगता है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है। तो ऐसे अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आए, वैसे बहुत कम, एक आध दो लोगों को ही आती है, लेकिन अगर आए तो आप ओपन पर क्लिक करके इसको खोल लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सारी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना जिनको भी पीडीएफ मंगानी है, ठीक है भैया। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या क्या आपको ज्वाइन करना है। फेसबुक पेज ज्वाइन करना है, यहाँ पर आपको छोटे छोटे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो आप सर्च करना सक्सेस जंक्शन के नाम से 1.7 के फॉलोवर है, सिल्वर प्ले बटन प्रोफाइल में लगा है, ठीक है। उसके बाद में सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर छोटे छोटे पोस्टर और रील्स वगैरह डालते रहते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, तो उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो ये सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। जहाँ जहाँ आप जाओगे अपना टाइम खराब करने के लिए, वहाँ वहाँ हम मिलेंगे आपका टाइम बचाने के लिए। फेसबुक पर जाओगे तो फेसबुक पर हम बैठे हैं सक्सेस जंक्शन के नाम से, सीधे वहाँ जाओ पढ़ाई कर लो। इंस्टाग्राम पर जाओगे टाइम खराब करने तो हम बैठे हैं भैया 777 के नाम से, वहाँ जाओ कुछ पढ़ाई कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप पर चैटिंग करने जाओगे तो हम वहाँ पर बैठे हैं भैया, ग्रुप बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाओ पढ़ाई कर लो। टेलीग्राम पर जाओगे तो वहाँ सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से बैठे हैं, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। तो हर जगह हम हैं, ठीक है ना। बस अगर आप पढ़ने का आपकी इच्छा होगी तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा, और नहीं पढ़ने की इच्छा होगी तो बस रील स्क्रॉल करते रह जाओगे और टाइम पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ये आपका फर्ज है, ये आपका उद्देश्य है, और यही आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में यह वीडियो जाना चाहिए, ठीक है। आगे आपका भी एग्जाम होगा भैया, आपसे निवेदन है, जैसे आप आज इंतजार कर रहे थे वीडियो का, वैसे कल कोई और इंतजार कर रहा होगा, लेकिन ये वीडियो तभी आ पाएगी जब आप अपने प्रश्नों को शेयर करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, अपने नाम के साथ में अपने प्रश्नों को शेयर करना एग्जाम सेंटर से निकलते ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 9 बजे के आसपास आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।